हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपकी बहुत बहुत ज़्यादा डिमांड पर मैं लेके आ गई हूँ आपका चैप्टर नंबर 6 एसएसटी का डेमोक्रेसी। आप सब ने बोला था कि मैम पॉलिटी का एक चैप्टर करा दो, तो मैं जो आपका पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर है जो कि है डेमोक्रेसी, वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आज। और एक चीज़ मैं ना बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ सभी को। देखो बेटा, एनसीईआरटी ने ऑफिशियली अभी तक कोई बुक रिलीज़ नहीं करी है। तो अगर कोई आपसे ये कह रहा है ना कि ऑफिशियल एनसीईआरटी की बुक है, तो नहीं, कोई भी बुक अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इवन डोंट गेट फूल्ड अराउंड। आप एक काम करो, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाओ, पीडीएफ सेक्शन में जाके देख लो। जब आप एसएसटी पे क्लिक करोगे ना, तो वहाँ पे लिखा आ रहा है कमिंग सून। इट मीन्स कि अभी तक बुक रिलीज़ नहीं हुई है। जितनी भी बुक्स ये जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये केवल और केवल रेफरेंस बुक्स हैं। और रेफरेंस बुक में क्या है, बस ये है कि जो एनसीईआरटी ने और सीबीएसई ने आपका सिलेबस रिलीज़ किया था ना, उसके अकॉर्डिंग ये सारी की सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। एंड जस्ट बिकॉज कि भाई आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम आपको इन रेफरेंस बुक से पढ़ा दें। ठीक है, ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये भी आपको किसी रेफरेंस बुक का ही स्टडी मटेरियल था, जो अभी मैंने हैंड रिटन नोट्स टाइप बना लिया है। इसीलिए मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ। नहीं तो जैसे मैंने इंग्लिश में करा था ना, मैंने इंग्लिश में आपको चैप्टर प्लस क्वेश्चन आंसर्स दोनों कराए थे, क्योंकि वो ऑफिशियल बुक थी। जैसे ही एनसीईआरटी की एसएसटी वाली ऑफिशियल बुक आएगी, मैं आपको एनसीईआरटी ऑफिशियल वाला भी कराऊंगी, और उसमें जो आपको चैप्टर की बैक एक्सरसाइज होंगी या बीच में जो क्वेश्चंस होंगे, वो सारे सारे मैं कराऊंगी। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको आज की वीडियो में इसलिए बता दिया, क्योंकि बार बार ना बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया जा रहा है कि नई एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है। ठीक है, एसएसटी की तो नहीं हुई है। मैथ्स आ गया है, साइंस आ गया है, इंग्लिश आ गया है, हिंदी आ गया है, बाकी सब्जेक्ट का आ गया है, एसएसटी का सोशल साइंस का एनसीईआरटी नहीं आया है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ये तो जो एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। वेट करो एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी आएगी ना, एनसीईआरटी आते ही सबसे पहला वीडियो मैं ही डालूंगी कि एनसीईआरटी आ गई है, और हम फिर आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो हम करने वाले हैं। आज हम पढ़ रहे हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, अब डेमोक्रेसी जो है वो आपका पॉलिटी का पार्ट है। ठीक, तो इसमें जो आपको मेन चीज़ पढ़ने को मिलेंगी, वो आपको मिलेगा कि आप समझोगे। आप समझोगे कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या है आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, क्या डिफरेंस है। फिर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्या क्या मतलब कैसी गवर्नमेंट है इंडिया में, यूएसए में, फ्रांस में, रशिया में, कनाडा में। हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, अब हम देखेंगे इसमें ना, जो आपके क्वेश्चंस जो मतलब आपके दिमाग में आने चाहिए वो ये आने चाहिए कि व्हाई इज डेमोक्रेसी कंसिडर्ड बोथ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड अ वे ऑफ लाइफ। मतलब क्यों हम डेमोक्रेसी को ऐसा मानते हैं कि ये एक सरकार का तरीका भी है और जीने का तरीका भी है। ठीक है, कैसे, हाउ डू सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड रूल ऑफ लॉ टुगेदर एंश्योर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। कैसे, मतलब जो हम लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन है। देखो, हम वोट डालने जाते हैं। वोट डालने क्यों जाते हैं, कि हम लोग अपने जो नेता है उनका चुनाव कर सके। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब हम लोग पढ़ते हैं बेसिक सी चीज़ें जो हमें डेमोक्रेसी में पढ़नी है। फर्स्ट इज, डेमोक्रेसी इज नॉट मेरली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट अ वे ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन सर्टेन वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। डेमोक्रेसी जो है वो केवल एक सरकार नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट, की किसी तरीके की सरकार नहीं है, बल्कि ज़िंदगी का एक तरीका है, जीने का एक तरीका है, जिसमें कुछ वैल्यूज़ होते हैं, जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। It shapes the relationship between the state and its citizens by giving people the power to participate in the governance. अब इसमें क्या होता है डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी एक ऐसा वर्ड या ऐसी चीज़ मान लीजिए जिससे जो नॉर्मल कॉमन मैन है, ठीक है, सिटीजन्स हैं, उनके और जो आपके नेता हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, या जो आपकी गवर्नमेंट है, उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बनाता है वो एक्चुअल में कौन बनाता है, डेमोक्रेसी बनाता है। ठीक है, वो जो कॉमन पीपल है, सिटीजन्स हैं, उनको एक पावर देता है कि वो अपना पार्टिसिपेशन शो कर सके गवर्नमेंट बनाने में। In democratic system, citizens are not passive subjects. Instead, they take part in choosing their leaders and influencing public decisions. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो सिटीजन्स होते हैं, जो आम लोग होते हैं, वो पैसिव नहीं होते हैं। पैसिव मतलब जो ठंडे पड़े हुए होते हैं, नहीं। दोज वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। हम चूज़ करते हैं अपना जो नेता होता है, जो गवर्नमेंट होती है, जो लीडर होता है, हम उसको चूज़ करते हैं। This participation helps in building a sense of responsibility, equality, and respect among citizens.
और यही एक जो पार्टिसिपेशन है हमारा सरकार बनाने में, इससे हमारे अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हाँ भाई, हमें वोट देने जाना है, हमें अपनी सरकार खुद बनानी है। इक्वालिटी, ठीक है, यहाँ पर जब आप वोट देने जाते हो तो हर कोई इक्वल है। डजेंट मैटर कि वो मेल है, फीमेल है, उसकी कास्ट क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका सेक्स क्या है, उसका नेचर क्या है, एनीथिंग। आप किसी भी चीज़ पे आप एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। सभी जैसे वोट देने जाओगे, 1 वोट आपकी है, वैसे ही सभी की 1 वोट है, और उसी से हमारा रिस्पेक्ट भी जनरेट होता है। दूसरों के लिए जो रिस्पेक्ट भी आता है वो भी हमें डेमोक्रेसी सिखाती है। Now, across the world, democracy is preferred over other forms of government because it provides freedom, equality and opportunities for people to express their views. So, दुनिया में बहुत सारी जगह, बहुत सारी कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी को प्रिफर किया जाता है एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि डेमोक्रेसी से क्या होता है, अगर देखो डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में देखो क्या आएगा, डिक्टेटरशिप हो गई तानाशाही, जैसे नॉर्थ कोरिया में है ना, वहाँ पर हो गई तानाशाही। डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी में आपको फ्रीडम है कि अगर आपको ये सरकार पसंद नहीं आ रही है तो नेक्स्ट इलेक्शन में आप इसको वोट मत करो। इक्वालिटी देती है कि मतलब इलेक्शन में खड़े होने के लिए ना एवरीबॉडी इज़ इक्वल, वोट डालने के लिए एवरीबॉडी इज़ इक्वल, ठीक है। और ये जो डेमोक्रेसी की वजह से हम लोगों को ना फ्रीडम मिलता है, हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकें। भाई कोई गवर्नमेंट कोई मुद्दा लेके आ रही है, हमें नहीं समझ में आ रहा, 5 साल हमने गवर्नमेंट को देख लिया, काम नहीं करा, तो हमारा व्यू चेंज हो गया, वी आर नॉट वोटिंग फॉर दैट गवर्नमेंट, हम दूसरी गवर्नमेंट को वोट करेंगे, दूसरे पर्सन को वोट करेंगे, दूसरी पार्टी को वोट करेंगे। सो इससे हमें क्या मिल रहा है, हमें फ्रीडम मिल रहा है, हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है। It allows the citizens to question the government, demand accountability and bring about changes through peaceful means. अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में जो सरकार रहती है ना वो अकाउंटेबल रहती है। भाई हमने उनको वोट दिया, किस चीज़ पे वोट दिया, उनका जो एजेंडा था, ठीक है, उन्होंने जो हमसे वादे किए थे, हमने उस चीज़ पे उनको वोट किया। अब 5 साल में अगर वो चीज़ों को पूरा नहीं कर पाए, अपने वारों को पूरा नहीं कर पाए, तो दे विल बी फाउंड अकाउंटेबल ना, वो हमें आंसरेबल होंगे। हम अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, भाई हमें ये सरकार समझ में नहीं आ रही है, हम दूसरी सरकार चूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ना पीसफुल तरीके से इलेक्शन हुआ, मान लो कि किसी को ए सरकार आज के टाइम में है, ठीक है, ए है, अगर हमें पता चल रहा है कि भाई ए जो गवर्नमेंट है वो काम नहीं कर रही है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इलेक्शन में इसको वोट ना दे के बी वालों को दे देंगे। तो बहुत एक पीसफुल वे में क्या होता है, चेंजेस लाए जाते हैं। Democracy is not always perfect in practice. It faces challenges such as inequality, corruption and lack of awareness which may affect its functioning. Now, देखो ये चीज़ तो आपको हर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखने को मिलेगी, ठीक है। डेमोक्रेसी, अब कोई भी चीज़ क्या है, परफेक्ट नहीं होती है, ठीक, सुधार की, इम्प्रूवमेंट की जो गुंजाइश रहती है वो हर चीज़ों में होती है। डेमोक्रेसी में भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आप जो बहुत ही इंटीरियर वाले एरियाज़ होते हैं, जैसे सिटीज़ में क्या होता है, मोस्टली सारे पीपल जो होते हैं ना एजुकेटेड होते हैं, लेकिन आज भी इंडिया के ऐसे एरियाज़ हैं जिनको हम रिमोट एरियाज़ कहते हैं, जहाँ तक एजुकेशन नहीं पहुँची है, जहाँ तक लोगों को अभी चीज़ें नहीं पता हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर चीज़ें अलग होती हैं। वहाँ पर लोगों को क्या होता है, आप चाहेंगे, ठीक है, जैसा उन्होंने माहौल देखा है वैसा ही वो लोग क्या करते हैं, चीज़ों को ग्रास्प करना चालू कर देते हैं, वो क्वेश्चन नहीं करते हैं, जो सामने आ गया उसी को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो इससे क्या होता है, इससे इनइक्वालिटी आती है, इवन करप्शन भी होता है, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, नहीं तो वो एक पॉलिटिकल मुद्दा हो जाएगा। सो आई डोंट वांट कि भाई कोई ऐसा हम लोग चीज़ें क्रिएट करें। सो विल गो, हम लोगों को जो पढ़ना है हम उतना ही पढ़ेंगे, जब आप बड़े हो जाओगे, क्वेश्चन करने लायक हो जाओगे, खुद चीज़ें नोटिस करना कहाँ पर क्या चीज़ थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट आ रखा है। ओके, चलो अब बात करते हैं अपनी मेन चीज़ पे, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, कि आखिर अब तो हमने ये सब चीज़ें पढ़ ली कि डेमोक्रेसी में ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। So, democracy is a form of government in which rulers are elected by the people. डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी एक तरीके की सरकार है, ठीक है, गवर्नमेंट है एक तरीके की, जिसमें जो हेड होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो एक्चुअल में जो सिटीजन्स होते हैं उस कंट्री के, उनके द्वारा, उनके थ्रू इलेक्टेड होते हैं। In such a system, people do not govern directly but choose their representatives through elections. ऐसे सिस्टम में, डेमोक्रेसी में, जो सिटीजन्स होते हैं, जो आम जनता होती है, वो डायरेक्टली गवर्न नहीं करती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो अपनी वोट देती है किसी को, दे चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, और उसके बाद वो लीडर्स जो होते हैं वो कंट्री को रन करते हैं। These representatives form the government and take decision on the behalf of people. अब जगह जगह मतलब अब क्या होगा कि अलग अलग लीडर्स इलेक्ट हुए, वो लीडर्स एक ग्रुप बनाएंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे, और
लोगों के बिहाफ पर वो एक्ट करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा सोचना कि लोगों के बिहाफ पर एक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। द पावर ऑफ द गवर्नमेंट अल्टीमेटली रेस्ट विद द पीपल हु कैन चेंज देयर रूलर्स थ्रू पीसफुल मीन्स। आपने देखना अच्छी बात है, बट कोई नहीं, ऐसा बोला गया है यहाँ पर कि जो पावर है गवर्नमेंट की, ठीक है, वो आम लोगों के हाथ में होती है, वो नॉर्मल सिटीजन्स के हाथ में होती है, जो हमने लीडर्स चूज़ किए हैं उनके हाथ में नहीं होती है। तो जो सिटीजन्स हैं वो क्या कर सकते हैं कि अगर सरकार समझ में नहीं आ रही है, लीडर समझ में नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट इलेक्शन में बहुत पीसफुल तरीके से उस लीडर को हटा सकते हैं, किसी दूसरे लीडर को चुन सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट डेमोक्रेसी इज़, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं जो मेन डेफिनेशन है आपकी, वो दी है अब्राहम लिंकन ने, ठीक है। और यही जो डेफिनेशन है वो मानी जाती है ऑथेंटिक डेफिनेशन। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। Now, a well-known and widely accepted definition of democracy was given by Abraham Lincoln, the former president of United States. He defined democracy as government of the people, by the people and for the people. ये मैंने आपको बताई दिया। Now we have three important aspects of democracy. कौन सा? कि एक तो of the people है, दूसरा है by the people, third one is for the people. Of the people का मतलब क्या है? It means the government is made up of representatives चूजन फ्रॉम अमंग द पीपल। ऑफ द पीपल का मतलब है कि जो हमारे नेता होते हैं ना, वो कहीं दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, दूसरे प्लानट से नहीं आए हैं, एलियंस नहीं है, वो हमारे अपने बीच में से ही खड़े होते हैं और उनको हम चूज करते हैं, ठीक है। नाउ बाय द पीपल, इट मीन्स गवर्नमेंट इज इलेक्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय द पीपल। इलेक्ट कौन करता है? वी गो फॉर द वोटिंग, है ना, हम जाते हैं वोट दे के आते हैं, हम ही तो इलेक्ट कर रहे हैं, तो बाय द पीपल। एंड फॉर द पीपल मतलब इट मीन्स द गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द वेलफेयर एंड बेनिफिट्स ऑफ द पीपल। मतलब जो सरकार बनी है वो किसके बेनिफिट के लिए काम करेगी? पीपल के बेनिफिट्स के लिए, ठीक है, उनके वेलफेयर के लिए काम करेगी। सो ऑफ द पीपल मतलब हमारे बीच में से ही कोई खड़ा होगा, बाय द पीपल फिर हम ही लोग उसको वोट देंगे, फॉर द पीपल वो हमारे लिए ही काम करेगा, ठीक है, हमारे वेलफेयर के लिए ही काम करेगा। दिस इज व्हाट द थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड प्लस द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी दैट वाज गिवन बाय अब्राहम लिंकन। नाउ वी हैव ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी ऑल्सो, ठीक है, हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। In a limited sense, democracy means a form of government in which rulers are elected by the people. मतलब अगर बहुत छोटी तरीके से बात करी जाए तो ये बोल सकते हो आप लोग कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो हम लोग ही चूज़ करके भेजते हैं, जिन लीडर्स को, वही जाके रूल करते हैं। But in modern times, it usually takes the form of elections where people choose their leaders, ठीक है। मॉडर्न टाइम में क्या हो रहा है? वी हैव इलेक्शन प्रोसेसेस, है ना, अलग अलग इलेक्शन प्रोसेसेस होते हैं, कहीं पर स्टेट का इलेक्शन हो रहा है, देन सेंटर का इलेक्शन हो रहा है। सो दिस इज व्हाट कि डेमोक्रेसी क्या है? एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। And how is democracy a way of life? Democracy is also a way of life. It is based on values like freedom, equality, justice, respect, and tolerance. It encourages people to participate in society and solve problems together. ठीक है, कि वे ऑफ लाइफ कैसा है, ज़िंदगी जीने का एक तरीका कैसे है। इसके थ्रू हम लोगों के बीच में फ्रीडम है कि हम लोगों को अगर रूलर पसंद नहीं आ रहा, लीडर पसंद नहीं आ रहा, वी हैव नेक्स्ट इलेक्शंस 5 साल बाद चेंज कर देंगे, ठीक है। जस्टिस रहता है, रिस्पेक्ट रहती है। इवन इससे क्या होता है, हम लोगों के अंदर एक पार्टिसिपेशन स्पिरिट होती है कि हाँ, हम लोग को इलेक्शन में पार्ट देना है, ठीक है, हम लोग अपना जो रोल है एक सोसाइटी में वो अदा करते हैं, ठीक है, हम लोग प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो सोल्व कर पाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट अ ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ सोसाइटी डेमोक्रेसी इज़। अब देखो, हर चीज़ में चैलेंजेस तो आते ही हैं, तो जो हमें चैलेंजेस आते हैं डेमोक्रेसी में वो क्या है? इनइक्वालिटी, करप्शन, लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, मैंने कहा ना कि हम लोग अपनी वीडियो को पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाएंगे, हम लोग सिर्फ चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, दीज चैलेंजेस में अफेक्ट द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेफिनेट सी बात है भाई, अगर कोई चैलेंजेस आएंगे तो कहीं भी अगर कोई लूप होल रह जाएगा तो जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो नहीं हो पाएगी। एंड वी बिंग द सिटीजन ऑफ इंडिया, हम लोग ही कहीं ना कहीं चैलेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, हमारे में से ही कोई है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा तो नहीं है ना कि मार्च से कोई आके इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, नहीं। जब वी द पीपल मतलब हम लोग बाय द पीपल फॉर द पीपल है तो फिर हम ही रिस्पॉन्सिबल है। नाउ इलेक्शंस आर एसेंशियल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेफिनेट सी बात है भाई, हम बाय द पीपल फॉर द पीपल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई इलेक्शन हो रहे हैं ना, हम में से बंदा उठ रहा है, हम ही उसको वोट कर रहे हैं, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा? इलेक्शंस चाहिए। पीपल हैव द पावर टू चेंज रूलर्स पीसफुली। डेफिनेटली हमारे यहाँ पे 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, तो हम लोग बहुत आसानी से
जो अपने रूलर्स उनको चेंज कर सकते हैं। डेमोक्रेसी इंश्योर्स पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेसी क्या करता है? डेमोक्रेसी इंश्योर्स कि हर एक सिटीजन हु इज़ अबव 18 ईयर्स ऑफ एज वो पार्टिसिपेट करे। कैसे? वोट डाल के, ठीक है। इट प्रमोट्स फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि कैसे वो फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी को एक्सप्लोर करता है, ठीक है, प्रमोट करता है। सो आई होप आपको ये वाला पेज पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। वैसे बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बट यही है कि इंटरेस्ट आना चाहिए तभी, ठीक है, पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा तभी आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा। हाउएवर द सिंपल डेफिनेशन इज नॉट इनफ टू फुली अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी। मेनी गवर्नमेंट्स होल्ड इलेक्शंस बट स्टिल डू नॉट अलाउ रियल पार्टिसिपेशन ऑफ फ्रीडम टू सिटीजन्स। देखो ये अगेन एक चैलेंज है, ठीक है। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन जो है इससे जो मैंने आपको बताई है, या इलेक्शन होते हैं तो डेमोक्रेसी है, ये बोल देने भर से नहीं होता है। कभी कभी कहीं कहीं ऐसा होता है कि बहुत सारी गवर्नमेंट का क्या होता है, इलेक्शंस करवाया जाता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, फ्रीडम नहीं है लोगों को वोट डालने की। बहुत सारे चीज़ें रहती हैं, वो आप जब थोड़े से बड़े हो जाओगे, जब चीज़ें समझने लग जाओगे, पॉलिटिकल चीज़ें समझने लग जाओगे, ठीक है, तब वो डिबेटेबल हो जाएंगी। अभी तो उस चीज़ को हम लोग नहीं बात करते हैं। नाउ वी हैव ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये वाला देखो, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था कि इन इट्स लिमिटेड सेंस डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। रूलर्स जो होते हैं, लीडर्स जो होते हैं, इलेक्टेड बाय पीपल होते हैं। इन मॉडर्न टाइम डेमोक्रेसी यूजुअली टेक्स द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वेयर पीपल रूल थ्रू their elected representative, ठीक है। These representatives make decisions for the people and it is not possible for all citizens to directly take part in decision making. तो डेमोक्रेसी में ये वाली बात बोली गई है कि अभी जो मॉडर्न टाइम में जो डेमोक्रेसी है, इट्स अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो लीडर्स हमने चूज करके भेजे हैं, हमने वोट करके भेजे हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है। वो रिप्रेजेंटेटिव डिसीजंस बनाते हैं हमारे बिहाफ पर, क्योंकि इतने सारे लोग हैं हमारे इंडिया में, सभी के सभी तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ना डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का, ठीक है, क्या करते हैं हम, लीडर इलेक्ट कर दिया, वो लीडर जाके हमारे बिहाफ पर वहाँ पर डिसीजन मेकिंग करते हैं। नाउ डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू गवर्नमेंट अलोन. It is also a method of taking decision in families, schools, organizations and political parties. अब डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज़ नॉट सिर्फ मतलब सरकार बनाने तक ही सीमित नहीं है, सरकार से और मतलब बहुत दूर तक अगर देखा जाए ना, तो डेमोक्रेसी एक ऐसा टर्म है जो हर जगह लागू होता है, चाहे वो फैमिलीज़ में हो, चाहे वो स्कूल्स में हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशंस में हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ में हो. When decisions are taken after decisions with all members and value of justice and equality are respected, the process is considered democratic. Thus, democracy can be applied in many spheres of life. अगर देखो, अगर कोई अकेला इंसान कोई डिसीजन ले रहा है, इवन फैमिलीज में भी अगर कोई डिसीजन केवल एक इंसान ले रहा है, ठीक है, मान लिया सारे डिसीजन एक इंसान ले रहा है, तो उसको बोलता है डिक्टेटरशिप, तानाशाही, ठीक है। और अगर उसी फैमिली में सब लोग बैठे हुए हैं, किसी टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है, डिस्कशन होने के बाद सबके अपने अपने व्यूज़ आ रहे हैं, और व्यूज़ आने के बाद हर के व्यूज़ को इक्वली रिस्पेक्ट की जा रही है, सबके व्यूज़ सुने जा रहे हैं, और उसके बाद किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है, तो दैट इज़ व्हाट इज़ डेमोक्रेटिक, ठीक है, उसे कहा जाता है डेमोक्रेटिक। इसीलिए जो डेमोक्रेसी है वो हमारी ज़िंदगी के हर एक स्फीयर में अप्लाई होता है। नाउ डेमोक्रेसी एज एन आइडियल. Democracy is also understood as an ideal that we should achieve. In this sense, democracy is linked with quality, dignity, justice, and participation. No country in the world fully achieve these ideals, but they help us judge existing democracies and identify shortcomings. अब इसमें थर्ड में ये बोला गया कि हमें डेमोक्रेसी को अपना एक आइडियल के तौर पे लेना चाहिए, ठीक है, एक ऐसा आइडियल जिससे हमें अचीव करना चाहिए, मतलब इन द सेंस कि हमें भाई इक्वालिटी कह लो, डिग्निटी कह लो, जस्टिस कह लो, या पार्टिसिपेशन कह लो, मतलब हमें सबका रिस्पेक्ट करके चलना चाहिए। कोई भी कंट्रीज़ पूरे के पूरे, मतलब पूरा जितना भी वर्ल्ड है, इसमें कोई भी कंट्री, ठीक है, अगर सारे के सारे आइडियल्स को अचीव कर लेना, तो मतलब डेमोक्रेसी कह लो या ज़िंदगी जो है ना वो बहुत आसान हो जाएगी। इवन घरों पे भी यही होता है कि अगर मतलब सबकी अगर चीज़ें सुनी जा रही है, सबकी चीज़ें मानी जा रही हैं, ठीक है, तो वो उस घर में ना बहुत खुशी रहती है, क्योंकि सबको ये रहता है कि हाँ भाई हमारी बात सुनी जाएगी। लेकिन एक तरफ दूसरा घर है जहाँ पे केवल एक ही इंसान पूरे घर को चला रहा है, किसी को अपने मन की बात कहने का हक भी नहीं है, ठीक है, आपको अगर आपके मन में कुछ है तो आप कह भी नहीं सकते हो, बिकॉज भाई सामने वाला सुनेगा ही नहीं। तो वहाँ पर उस वाले घर में ना खुशी नहीं होती है, ऐसे मान के चलो। तो जिस देश में अगर हक है रखने का, बातें रखने का, तो वो उस देश में खुशी हमेशा रहेगी।
Now, role of citizens in democracy. Democracy depends on active participation of citizens. Unlike non-democratic governments, democracy encourages citizens to be involved in public life. The success of democracy depends not only on rulers but also on what citizens do. So, citizens का role तो सबसे important है democracy में. ठीक है, सिटीजन्स नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी का किस कैसी, बिकॉज डेमोक्रेसी क्या है, मैंने बताया था ना कि जो रिप्रेजेंटेटिव जो लीडर जा रहा है वो एक्चुअल में हमारे बीच में से ही जा रहा है, हम ही उसको वोट दे रहे हैं, फिर उसके बाद वो जो काम कर रहा है वो हमारे लिए ही कर रहा है. सो रोल ऑफ सिटीजन क्या हो गया, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया. ओके, अब चलते हैं आगे. इवन एक फिनिशन. ओके, क्विक कैंप, वाई इज इट इन, ये वाला नहीं, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. अब देखते हैं हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स है डेमोक्रेसी के वो क्या है. On the basis of examples and discussion, democracy is a form of government can be understood through following features. अब ये आपके जो features हैं, ठीक है, क्या क्या features होते हैं आपके democracy में वो हम पढ़ते हैं. First one is major decisions by elected leaders. In a democracy, major decisions are taken by representatives of people. These leaders are responsible for framing laws and policies. In India and Canada, major decisions are taken by the members of the cabinet, yani ministers, who are chosen by the legislatures. While in USA, major decisions are taken by the president and Congress, both of whom are elected. In contrast, dictators are taken by military or autocratic authorities. As has happened at times in Russia, the system becomes less democratic. Okay. मेजर जो डिसीजंस होते हैं वो हमारे जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो हमारे बिहाफ पर लेते हैं. ठीक है, हम उनको वोट करते हैं, वो फिर क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट बनाते हैं. ठीक है, उसके बाद वो लीडर्स क्या करते हैं, लॉज बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं. मेजर जो कंट्रीज़ है जैसे इंडिया है, कनाडा है, यहाँ पर जो डिसीजंस लेते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स लेते हैं. ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स लेते हैं, जो मेंबर ऑफ कैबिनेट्स होते हैं, ठीक है, वो लेते हैं, जो कि डायरेक्टली कहाँ से आते हैं, वो लेजिस्लेचर से चूजन होते हैं, जो हम उनको भेजते हैं इलेक्ट करके, वही उनमें से वो क्या बनते हैं, उसमें से उनकी डिफरेंट कमिटीज़ बनती हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ बनती हैं, तो वही लोग अपनी पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज़ में लॉ बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं. इवन यूएसए में जो मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं वो प्रेसिडेंट लेता है, कांग्रेस लेती है, और प्रेसिडेंट और कांग्रेस दोनों ही इलेक्टेड होती है. इसके ऑपोजिट साइड में पता है क्या होता है, इसके ऑपोजिट साइड में होती है डिक्टेटरशिप, जहाँ पर किसी को कोई हक नहीं है. ठीक है, तानाशाही जिसको बोलता है, जो हिटलर के टाइम में थी, एंड राइट नाउ जो नॉर्थ कोरिया में है. ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ मैं आपको, हिटलर के टाइम में थी और राइट नाउ नॉर्थ कोरिया में है, तो समझ जाओ कि क्या सिचुएशंस है. इवन बोलना नहीं चाहती लेकिन फिर भी बोलती हूँ, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपकी मिलिट्री वाली जो चल जाती है, इवन पाकिस्तान में आपको पता होगा कभी कभी मिलिट्री रूल लग जाता है, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप ही है, जो डेमोक्रेटिक बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ. सेकेंड इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. ठीक है, इलेक्टोरल कॉम्पिटिशंस requires elections that are free, fair and competitive. Citizens must have the freedom to choose among different political parties and candidates. In India, France, USA and Canada, regular elections are held and opposition parties are allowed to contest elections. When citizens have real choice and parties compete with each other, democracy becomes stronger. नेक्स्ट आपका जो ये आपका फीचर है डेमोक्रेसी का, वो है कि इन डेमोक्रेसी वी हैव फेयर एंड फ्री इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन. मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पे वोट देने पे ना कोई पैसा नहीं लगता है, आपको टिकट लेके वोट नहीं देने जाना होता है. ठीक है, बिल्कुल फेयर तरीके से होता है, आप जाओ मशीन में बटन दबा के आओ, वहाँ पर आपको बिल्कुल मतलब फ्री भी है कि आप जाएंगे, नो कॉस्ट है, और फेयर भी है. ठीक है, अभी इसमें क्या होता है, इसमें दोनों चीज़ें होती हैं. मतलब हमारे पास ना फ्री फेयर इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो राइट नाउ अभी जो गवर्नमेंट है, मान लो अभी बीजेपी है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगले इलेक्शन में केवल बीजेपी ही रहेगी, सारे कैंडिडेट्स बीजेपी के रहेंगे. नहीं, अदर पार्टी से जो पार्टी से कैंडिडेट्स होते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो कोई लोकल पार्टीज़ हो, चाहे कोई वो विदाउट एनी पार्टी खुद ही खड़ा हो रहा हो, कोई इंडिविजुअल खड़ा हो रहा हो, हर किसी को चांस मिलता है वोट मतलब इलेक्शंस में खड़े होने का, और हमें चांस मिलता है उन सारे के सारों में से किसी को भी वोट डालने का. इवन अगर आपको कोई उनमें से पसंद नहीं आ रहा, यू डोंट लाइक एनीवन, देयर इज एन ऑप्शन फॉर नोटा, नन ऑफ द अबव. ठीक है, अगर आपको कोई कैंडिडेट अपनी चॉइस का नहीं लग रहा है, आप नोटा भी लगा सकते हो. सो वो क्या है, फ्री भी है एंड फेयर भी है. सो इंडिया, फ्रांस, यूएसए, कनाडा, इन सभी जगह पर क्या होता है, इधर ना हम लोग के पास चॉइस होती है, हम लोग इलेक्शंस में पार्ट लेते हैं. नेक्स्ट जो फीचर है वो है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू. मतलब हर इंसान के पास सिर्फ एक ही वोट है, और हर वोट, चाहे वो इंसान जम्मू कश्मीर का हो, चाहे वो कन्याकुमारी का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का हो,
हर किसी के पास एक ही वोट है, हर किसी पर्सन की वोट की एक ही वैल्यू है। Democracy is based on political equality where every adult citizen has one vote and each vote has equal value. In India, USA, France and Canada, universal adult franchise ensures that all citizens are regardless of race, religion, gender or wealth can vote. This principle allows equal participation of all citizens in government. If everyone has equal voting rights or votes, no group can control the truly democratic. सो इसमें क्या बोला गया, इसमें ये बोला गया कि डजेंट मैटर कि आपका जेंडर क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपका सेक्स क्या है, ठीक है, आप मेल हो फीमेल हो, आपकी रेस क्या है, आपकी अपने जाति धर्म किसी भी चीज़ के कुछ भी हो, ठीक है, उसमें उस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है आपकी वोट से। मैंने कहा ना, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर एक इंसान की एक ही वोट है, ठीक है, वो एक ही वोट डाल सकता है और हर वोट की एक ही वैल्यू है। मतलब जो वैल्यू जम्मू कश्मीर वाले की होगी वही वैल्यू कर्नाटका वाले की होगी, वही मध्य प्रदेश वाले की होगी, स्टेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और क्या है, हर किसी के पास अपना एक ही वोट है। और जब हमारे पास इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हम लोगों के बीच में ना कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होती है। इक्वल राइट से हम लोग को क्या होता है, हमारे बीच में इक्वालिटी आती है, हम लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। इसी से क्या होता है, इसी से फेयर एंड फ्री इलेक्शंस भी होते हैं, ठीक है। अगर इक्वालिटी होगी तभी हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो ट्रूली डेमोक्रेटिक है। नाउ रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स नेक्स्ट है हमारा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। In India, the Constitution guarantees fundamental rights and creates independent judiciary protects these rights. ठीक है, अभी जो डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब है, डिफाइंड है, ठीक है। हम लोग क्या फॉलो करते हैं, हमारे यहाँ पे फॉलो किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सब कुछ हमें कैसे कैसे हमारा ना वे ऑफ लाइफ है, सब चीज़ें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमारी इंडियन जुडिशरी भी है जो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। In USA and France, citizens enjoy freedom such as speech, expression, and association protected by law and courts. Even in Canada, constitutional law ensures equality before law. Even if elections are held, if citizens do not get freedom or if their rights are ignored, democracy cannot be successful. Thus, active citizens and strong democratic values are एसेंशियल्स फॉर हेल्दी डेमोक्रेसी। देखो, अगर मान लो क्या होता है कि अगर आपके पास राइट है, ठीक है, और आप राइट को यूज़ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, रूट यूज़ नहीं कर पा रहे हो या आपके राइट्स को इग्नोर किया जा रहा है, आप अपनी राइट्स में आपकी वोट करने का राइट है लेकिन आपको ज़बरदस्ती कोई कैद करके रख दे, आपको नहीं भेजे वोट डालने के लिए, तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का हनन है, ठीक है। मतलब क्या कि डेमोक्रेसी फुलफिल नहीं हो पा रही है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है। इसीलिए क्या है, इसीलिए हमारे जुडिशरी सिस्टम बनाया गया है। सो आई होप आपको आपके फीचर्स क्लियर हो गए होंगे। मेजर डिसीजंस, इलेक्टेड लीडर्स, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। अब बात करते हैं कि हमारी यहाँ पर डेमोक्रेसी कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, ठीक है, कैसे कैसे हमारी डेमोक्रेसी कहाँ कहाँ पे फैली हुई है, कैसे हम लोग डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। India has a long history of democratic tradition that existed much before modern democratic institutions were established. मतलब इंडिया में ना डेमोक्रेसी आज से नहीं है, इंडिया की जड़ों में डेमोक्रेसी है। अभी तो जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ आ गया यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आ गई है, उससे पहले से डेमोक्रेसी है। In ancient time, people participated in decision making through institutions like सभा, समिति एंड गना। ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको वेद वाला जो चैप्टर आएगा ना, वेदास वाला, उसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। वेदा के टाइम पे क्या था, सभा होती थी, समिति होती थी, गणना होते थे, ये क्या थी, ये फॉर्म थी, मतलब कलेक्शन ऑफ गाँव करके हो गया, फिर कलेक्शन ऑफ सभा हो गया, समिति, फिर कलेक्शन ऑफ समिति हो गया। इस तरीके से ये जो होते थे, ये भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। These assemblies encourage decisions, consultation and collective decisions. मैंने डेमोक्रेसी की आपको जो एक नॉर्मल जो आपको बताई है, अपार्ट फ्रॉम जो हमारा करंट वाला है कि बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, उसके अलावा डेमोक्रेसी का मतलब है जहाँ पे हर किसी को हक हो अपनी बात रखने का, ठीक है, सबकी बातें सुनी जाए, फिर किसी चीज़ पे, किसी डिसीजन पे आया जाए। सो ये चीज़ें यहाँ पर फॉलो होती थी। People's opinion were respected and they actively participated. Now ये पढ़ते हैं अभी पहले। Beware. Bharat, India has upheld spiritual, philosophical and democratic values since the ancient Vedic period. मैंने कहा ना, वेदास में आपको पढ़ने को मिलेगा। Its roots can be traced in Rigved,
and the Atharved, which refer to participatory institutions such as Sabha, Assembly of Elders, and Sansad parliaments. ठीक है, ये जो चीज़ें हैं, ये वाला जो है, ये वाला एक पॉइंट है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. नाउ एक ये वाला भी पढ़ लेते हैं, ये क्या कह रहा है. बीवेयर वाला, वेरियस एंशियंट टेक्स्ट जैसे अष्टाध्यायी, महावग, दीघ निकाय, आचारंग सूत्र, भाग्य सूत्र गिव एविडेंस ऑफ अर्ली डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस लाइक गना असेंबली, पूगा एसोसिएशन, निगम, कॉरपोरेशन एंड जनपद टेरिटरी. ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, ये आपको मौर्य वाले टाइम में, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, ठीक है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, चाणक्य का नाम कौटिल्य था, उनकी अर्थशास्त्र है, उसमें आपको ये देखने को मिलेंगे. वेद जो आपका टाइम था, ठीक है, आर्यंस थे जब, उस टाइम पे आपको ये सारे टर्म्स देखने को मिलेंगे. Important matters were discussed and decisions were taken in these institutions. In Santagrah, the Central Assembly Hall of the Republic, people participated and took decisions together. So ये वाली जो एक चीज़ें हैं, ये एक हिस्टोरिकल पार्ट है, हिस्टोरिकल पार्ट है, लेकिन इसमें क्या है, हमारी इंडिया की जो डेमोक्रेसी की जड़ें हैं वो कहाँ से आई हैं, वो अर्ली वैदिक पीरियड से आई हैं. ना अब हमारे विलेज लेवल पे क्या होता है, देखो, असेंबलीज मैनेज लोकल अफेयर्स एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स. विलेज लेवल में क्या होता है, शायद पंचायत होती है ना, पंचायत के चुनाव भी होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, लोकल अफेयर्स देखे जाते हैं और जो आसपास के डिस्प्यूट्स होते हैं वो उनको रिजॉल्व किया जाता है. डिसीजंस वर टेकन थ्रू कंसेंसस. Values like equality, cooperation and shared responsibilities were followed. Early tradition shaped modern India democracy. अब जो हमारे विलेज लेवल पे जो डेमोक्रेसी थी, पंचायत जो थी, ठीक है, पंचायत ही बोला जाता है ना, पंचायत चुनाव होते हैं, और पंचायत कोई आज की नहीं है, बहुत पहले की है, हर गांव में पंचायत होती थी, ठीक है. तो वहाँ से जो ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वो आई है. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी कैन टेक डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन, ठीक है, अब कौन कौन सी तरह की डेमोक्रेसी होती है. अब ये डिसाइड कैसे करते हैं, डिसाइड करते हैं हाउ पीपल पार्टिसिपेट, पॉपुलेशन साइज, हाउ पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉलिटिकल नीड्स एंड कॉन्स्टिट्यूशंस. नाउ ब्रॉडली जो हम डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हैं, वो हम डिफाइन करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. अब ये देखो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है. डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है सिटीजन्स टेक पार्ट डायरेक्टली इन डिसीजन मेकिंग. People discuss issues and decide by themselves without electing representatives. It is practical only in small communities where population is limited. In large countries, it is not possible at national level. ठीक है, अभी ये क्या है आपका, जो आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी है. डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब हो गया जैसे हमारे घर परिवार में होती है, वो वाली जो आपकी जो होती है ना, कि घर के 4 सदस्य बैठ गए, सब अपना अपना बात रख रहे हैं, वहाँ पर फिर एक मत पे आया जा रहा है कि हाँ हम लोग को ये काम करना है. तो वो एक फॉर्म है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, जिसमें किसी को हम इलेक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ठीक है. अब ये जो है ये पॉसिबल नहीं है कंट्री में, क्योंकि भाई अगर सभी लोग, मान लो हमारे यहाँ पे इंडिया में इतने सारे लोग हैं, सारे अपने अपने अगर डिसीजंस लेने लग गए, सारे अपने अपने रूल्स लॉज बनाने लग गए, तो इंडिया में जो केओस होगा, जो भसड़ मचेगी, वो ना संभाले में नहीं आएगी. नेक्स्ट है इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. सिटीजन्स इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स टू गवर्न ऑन देयर बिहाफ. जो हमारे यहाँ पे फॉलो होता है कि हमारे बिहाफ पर हमारे लीडर्स गवर्न करते हैं. Representatives make decisions in the interest of the people. Regular elections keep them accountable. It allows large-scale participation through elections. India follows these systems. So हमारे यहाँ पे कौन सी डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसमें हमारे द्वारा, हम जो हमारे थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं, वो हमारे बिहाफ पे डिसीजंस बनाते हैं. और रेगुलर जो इलेक्शंस होते हैं ना, हमारे हर 5 साल में जो इलेक्शंस होते हैं, इसके थ्रू हम लोग उनको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं. ओके, अब बात करते हैं हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या डिफरेंस होता है. कि एक सिस्टम होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. सो पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है एग्जीक्यूटिव इज क्लोजली लिंक्ड टू द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर मतलब जो हमने हमारे यहाँ से, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो हमने लीडर भेजे हैं, ठीक है, वो जाके लेजिस्लेचर का पार्ट बनते हैं. ठीक, प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है. हमारे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो हेड होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर. मेजॉरिटी पार्टी इन लेजिस्लेचर चूज द पीएम. अभी इलेक्शन होता है, ठीक है, इलेक्शन में क्या होता है, पार्टीज होती है. जिस पार्टी के ज़्यादा लीडर्स चूज होते हैं, जिस पार्टी के ज़्यादा नेता, ठीक है, जिस पार्टी के ज़्यादा मिनिस्टर्स जाते हैं, वो पार्टी गवर्नमेंट बनाती है.
और वही पार्टी अपना एक नेता चुनती है जिसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। जो वो आपके सारे के सारे नेता गए हैं ना चुन के डिफरेंट डिफरेंट जगह से, वो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और वही बनाते हैं लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर कैन रिमूव गवर्नमेंट थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अब ऐसा नहीं है कि अगर भाई पार्टी में मेजॉरिटी है तो पार्टी 5 साल तक रहेगी रहेगी, नहीं। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो 5 साल से पहले भी आपकी गवर्नमेंट जो होती है वो ख़त्म हो सकती है। ठीक है। एग्जाम्पल्स इंडिया और कनाडा। इंडिया और कनाडा में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। अब बात करते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की। प्रेसिडेंट इज बोथ द हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट सिस्टम में क्या होता है, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो स्टेट का भी हेड होते हैं और गवर्नमेंट का भी हेड होता है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे स्टेट में सीएम होते हैं, सेंटर में पीएम होते हैं, स्टेट में चीफ मिनिस्टर होते हैं और सेंटर में हमारे होते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इंडिपेंडेंटली फॉर द फिक्स टर्म। जो प्रेसिडेंशियल में क्या होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं ना, वो इंडिपेंडेंटली, मतलब उनके साथ कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होते हैं और उनका टेन्योर जो होता है ना फिक्स्ड होता है। हमारे यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो जो हमने लीडर्स, हमारे जो नेता गए हैं, हमारे जो मिनिस्टर्स गए हैं, मेजॉरिटी पार्टी के मिनिस्टर्स ही प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। अगर सरकार भंग होगी, नो कॉन्फिडेंस का मोशन पास हुआ, तो फिर कोई पीएम नहीं, कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं। ठीक है। एग्जीक्यूटिव इज नॉट डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर को डायरेक्टली अकाउंटेबल नहीं होता है। एग्जाम्पल है आपका यूएसए। क्लियर हो गया आपको ये सारी चीज़ें? नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इंडिया's डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली मॉडर्न बट ऑल्सो कंटिन्यूएशन ऑफ द एंशिएंट ट्रेडिशन। मैंने बता दिया आपको, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का हो गया, वेदास के टाइम का हो गया। पार्टिसिपेशन, कंसल्टेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर ओपिनियंस आर स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक रूट। डेफिनेट सी बात है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, ऑल आर बेस्ड ऑन इक्वालिटी, जस्टिस एंड पीपल्स राइट। नाउ अभी मेन चीज़ हम देख लेते हैं। देखो अभी हमने ऊपर पढ़ तो लिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है। अब ये देखो, पहले तो देखो हेड ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर होते हैं और प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट होते हैं। हेड ऑफ स्टेट में द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट और प्रेसिडेंट, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल में क्या होता है, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट। नाउ इलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर इज चूजन फ्रॉम द लेजिस्लेचर। जो हमने मंत्रियों को वोट करा है उसमें से ही लेजिस्लेचर बना, उसी से क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा। प्रेसिडेंट जो होता है उनका इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट बनता है उसका लेजिस्लेचर से कोई लेना देना नहीं है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का इलेक्शन अलग से होता है। रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, पार्लियामेंट्री फॉर्म में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों जो होते हैं ना वो अकाउंटेबल होते हैं, रिलेटेड होते हैं, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म में कोई लेना देना नहीं है किसी का। ठीक। अब बात करें अकाउंटेबिलिटी की। अकाउंटेबिलिटी में अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होगा उसमें एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। नाउ रिमूवल, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाएगा तो पीएम भी गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी गए। प्रेसिडेंशियल में कोई मतलब नहीं भाई, उसका अलग से इलेक्शन हुआ है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। नाउ टेन्योर, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वैसे तो इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं, लेकिन कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, क्योंकि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हुआ तो 5 साल से पहले भी सरकार भंग हो सकती है। जबकि प्रेसिडेंशियल इस वाली में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है वो फिक्स्ड है, उससे पहले वो नहीं हटने वाले हैं। नाउ सेपरेशन ऑफ पावर, प्रेसिडेंशियल वाली में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमारे यहाँ पे उसमें कोई सेपरेशन ऑफ पावर ऐसे गिवन नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंशियल वाले में डेफिनेटली सेपरेशन ऑफ पावर है। ठीक है। रोल इन लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव प्लेज एन एक्टिव रोल इन लॉ मेकिंग एंड प्रेसिडेंशियल वाले में लेजिस्लेचर मेनली मेक्स लॉ और एग्जीक्यूटिव जो है इम्प्लीमेंट करता है। नाउ वी हैव कंट्रीज, पार्लियामेंट्री में है आपका इंडिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, और प्रेसिडेंशियल वाले में है यूएसए। अब बात कर लेते हैं हम जो हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी चैलेंजेस फेस कर रहा है उसकी। ठीक है। चैलेंजेस के बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि अलग अलग दुनिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ कैसे कैसे डेमोक्रेसी कर रही हैं फॉलो। ओके। अभी देखो, इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं ना सिंपल वर्ड्स में बताऊँगी। मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं कोई पॉलिटिकल इश्यूज़ क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि नहीं तो इसमें बहुत सारी बातें हम बोल सकते हैं, बट अभी आप बच्चे हो, जब आप खुद बड़े हो जाओगे तो आप खुद ही क्वेश्चन कर लेना। ठीक है। India is world's largest democracy with a vast population participating in regular election.
However, the functioning of democracy in India faces several challenges that affects the equality and effectiveness. पहला क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी विच लिमिट्स इक्वल पार्टिसिपेशन. अभी इसको मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, पढ़ रही हूँ, थोड़ा सा हिंदी में समझाऊंगी. इंडियन सोसाइटी इज मार्क्ड बाय इनइक्वालिटीज बेस्ड ऑन कास्ट, क्लास, जेंडर एंड इनकम. हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं, भले ही हम बोलते हो कि नहीं है इनइक्वालिटी, लेकिन कास्ट के बेस पर, क्लास के बेस पर, ठीक है, जेंडर के बेस पर, इवन इनकम के बेस पर गरीबी, अमीरी, ऊंच नीच, ये सब अभी भी चलता आ रहा है. Poor and marginalized sections often lack access to education, resources and opportunities. जो जो थोड़े से गरीब हैं, ठीक है, जो लोअर कास्ट के हैं या जो अभी रिमोट एरियाज़ में रह रहे हैं, उनके पास तक अभी भी बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं पहुँचे हैं. उनके पास एजुकेशन की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है. Due to poverty and social discrimination, many citizens are unable to participate fully in political process. और इन्हीं सब डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ना कुछ एक समाज का, सोसाइटी का एक सेक्शन ऐसा भी है जो फुली और बहुत कॉन्फिडेंटली इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करता है. मतलब वोट देने नहीं जाना है, या मौका नहीं मिलता है, या उनको सप्रेस कर दिया जाता है, जो भी चीज़ें हैं वो रहती हैं. दिस इनइक्वालिटी वीकन्स द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इनइक्वालिटी. और यही जो हमारा डिफरेंसेस है, ये हमारी जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है, इसको थोड़ा सा दबा रहा है, ठीक है, वीक कर रहा है. Now, illiteracy and lack of political awareness. A large section of the population lacks proper education and political awareness. Many citizens are not fully aware of their rights, duties, and the functioning of the democratic institution. As a result, they may be influenced by false promises, misinformation, and pressure during election. Lack of awareness reduces meaningful participation in democracy. देखो, अगेन सेम चीज़, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी तक एजुकेशन पहुंची नहीं है, इलिटरेट है, ठीक है, उनके पास पॉलिटिकल अवेयरनेस ही नहीं है. तो जो नेता उनको जैसे वादे कराते हैं, वो उनके ऐसे ही वादों में बह जाते हैं, ठीक है, वो अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, वो क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं. उनको जिसने जैसा बोल दिया वो उन्हीं की हाँ में हाँ करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल अवेयरनेस ही नहीं है. भाई उन्हें पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है. तो इससे क्या होता है कि इससे जो एक पार्टिसिपेशन होता है ना डेमोक्रेसी में, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन होता है, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं डगमगा जाता है. बिकॉज मान लो कि अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कोई थोड़ा सा मतलब दबंग सा नेता है, उसका इन्फ्लुएंस ना उसके जो एरिया के लोग होंगे उन पर कुछ ज़्यादा ही होगा, तो लोग चाह के भी उसके खिलाफ वोट नहीं कर पाएंगे, ठीक है. इससे क्या हो रहा है? इससे डेमोक्रेसी का हनन ही तो हो रहा है, इससे डेमोक्रेसी पूरी तरह फुलफिल थोड़ी कर पा रहे हैं. नाउ, करप्शन एंड मिसयूज ऑफ पावर. Corruption is a serious challenge in Indian democracy. It involves the misuse of public office for personal gain. Corruption reduces people's trust in government institutions and affect the fair distribution of resources. When elected leaders misuse power, democratic values such as transparency and accountability are weakened. अभी corruption and misuse of power, तो ये बेटा ये ना हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं, हम ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं. देखो, हर जगह करप्शन है, पॉलिटिकल सिस्टम में करप्शन है, गवर्नमेंट सिस्टम में करप्शन है, ठीक है. इससे क्या होता है कि लोगों के पास तक जो रिसोर्सेज पहुंचनी चाहिए वो पहुंचती नहीं है, तो लोगों का जो विश्वास है पॉलिटिकल चीज़ों में वो थोड़ा कम हो जाता है. मिसयूज़ हो रहा है पावर का, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ कम हो रही हैं. सो ये सारी चीज़ें भी क्या है, इससे क्या होता है, इससे ना सरकार को हम अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते हैं. मतलब मान लो सरकार ने कोई योजना चलाई, ठीक है, कोई स्कीम चलाई, लेकिन एक गवर्नमेंट लेवल पर आकर, सरकारी ऑफिस लेवल पे आके वो स्कीम का, उस योजना का लाभ ही नहीं मिल पा रहा है लोगों को, तो वो करप्शन ही तो है. सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग वीकनिंग द डेमोक्रेसी. नेक्स्ट है कास्टिज्म, कम्युनलिज्म एंड रीजनल डिवीजन. अगेन वही चीज़ है, कास्ट है हमारे यहाँ पे, ठीक है. डेमोक्रेसी इज ऑफन अफेक्टेड बाय डिवीजन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन एंड रीजन. पॉलिटिकल पार्टीज समटाइम्स यूज देयर दिस डिवीजन टू गेन वोट्स रेदर देन फोकसिंग ऑन वन नेशनल डेवलपमेंट. Such practices create tensions among communities and harm social unity. Democracy works best when citizens think beyond narrow identities. देखो, कास्टिज्म मतलब हमें ये चीज़ ना ऐसा होता है. देखो, वोट क्या होती है, वोट ऐसे मांगी जाती है जैसे हिंदू मुस्लिम पे वोट मांग लेते हैं, या ये बोल देते हैं कि भाई मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं जाट हूँ, मैं कुछ हूँ. ये सारी चीज़ें ना, ये एजेंडा जो कास्ट बीच में ले आता है, ये थोड़ा सा नैरो माइंडेड कर देता है हमारी डेमोक्रेसी को. अगर इनसे ऊपर, इनसे फार बियॉन्ड जाके सोचा जाए, देखा जाए, तो शायद हमारी कंट्री में ना बहुत डेवलपमेंट हो सकता है. नाउ, लिमिटेड पार्टिसिपेशन बियॉन्ड इलेक्शन. मतलब इलेक्शंस के बाद हम लोग का पार्टिसिपेशन ज़ीरो हो जाता है.
In India, people actively participate during elections, but their involvement in democratic process often ends after voting. ठीक है, वोटिंग के बाद हमारा जो पार्टिसिपेशन है वो खत्म हो जाता है. हमारे द्वारा चुने गए नेता ही, मतलब क्या बोलूँ, अब आप सबको पता तो है ही, मैं ना ही बोलूँ तो ठीक है. Democracy requires continuous participation through discussions, protests, public debates, and community activities. Limited involvement beyond election reduces citizen influence on governance and decision making. ठीक है, मतलब हमारे नेता ही, हम ही नेताओं को चुन के भेजते हैं, उसके बाद वो हमसे ही हमारे बोलने का हक छीनते हैं. अगर ओपन में पब्लिक डिस्कशंस हो, पब्लिक डिबेट्स हो, नेताओं से क्वेश्चन किया जाए तो शायद बहुत सारे डेवलपमेंट हो सकते हैं जो कि नहीं होते हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम कहाँ कहाँ पे इंडिया में कैसा है, यूएसए में कैसा है, फ्रांस में कैसा है, रशिया में कैसा है, कनाडा में कैसा है. और ये हमारा चैप्टर का लास्ट पार्ट है. ठीक है, और मुझे लगता है कि शायद आज पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि मैंने कोशिश करा है कि डेमोक्रेसी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जाए. डेमोक्रेसी इज प्रैक्टिस इन डिफरेंट फॉर्म्स अक्रॉस द वर्ल्ड. मतलब डेमोक्रेसी अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस की जाती है. ईच कंट्री अडॉप्ट्स अ डेमोक्रेटिक सिस्टम बेस्ड ऑन इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, social structure, and constitutional framework. Although these systems differ in structure and functioning, they are all based on democratic principles such as elections, rules of law, and protection of citizens' rights. तो हर कंट्री में ना अपना अलग तरीका है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का. उनका हिस्ट्री क्या रहा है, वहाँ पे चीज़ें क्या लग रही हैं, उनका सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क कैसा है, उसके बेसिस पे हर कंट्री में अपनी तरीके की डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है. ठीक है, जैसे इंडिया में प्रिवेल करती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विद फेडरल स्ट्रक्चर. इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विद फेडरल स्ट्रक्चर. India follows a parliamentary system of democracy in which Prime Minister is the head of government and is responsible to the parliament. The president is the nominal head of state. India also has federal structure where powers are divided between central government and the state government. This system ensures participation of people at both national and state level and maintain unity in diversity. अब देखो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विद फेडरल स्ट्रक्चर. इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है. ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके, पार्लियामेंट के. ठीक है, पार्लियामेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, प्राइम मिनिस्टर की, जो कि होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट. ऑन द अदर हैंड हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो नॉमिनल हेड है स्टेट के. ठीक है, अब इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर भी है. फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर पावर्स जो है वो डिवाइडेड हैं स्टेट के बीच में और सेंटर के बीच में. मतलब स्टेट के पास अपनी कुछ पावर्स हैं और सेंटर के पास अपनी कुछ पावर्स हैं, और दोनों के इलेक्शंस अलग अलग होते हैं. सेंटर के इलेक्शंस अलग होते हैं, सेंटर के लिए हम अलग नेता चुनते हैं और स्टेट के लिए हम अलग नेता चुनते हैं. ठीक है, समझ में आ गई बात. मतलब यूपी में अलग स्टेट इलेक्शंस होते हैं, बिहार में अलग होते हैं, कर्नाटका में अलग होते हैं, जम्मू में अलग होते हैं, गुजरात में अलग, राजस्थान में अलग. वहाँ के सीएम अलग अलग होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स अलग होते हैं. ऑन द अदर हैंड सब लोग इकट्ठा मिलके प्राइम मिनिस्टर एक साथ चुनते हैं. ठीक है, तो उसे हम कहते हैं फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. यूएसए में है हमारी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी विद स्ट्रॉन्ग सेपरेशन ऑफ पावर. द यूनाइटेड स्टेट्स फॉलो अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी. मैंने ऊपर बताया था ना, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, प्रेसिडेंट एक बार चूज हो गया, उसका टाइम पीरियड फिक्स्ड होता है, कोई उसे उसकी जगह से नहीं हिला सकता. द प्रेसिडेंट इज बोथ द हेड ऑफ स्टेट एंड द हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड इज इलेक्टेड इंडिपेंडेंटली ऑफ द लेजिस्लेचर. ये मैंने बता दिया आपको. हमारे यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, हेड ऑफ स्टेट की और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों अलग अलग होते हैं. ठीक है, लेकिन यूएसए में हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों प्रेसिडेंट हैं. There is a clear separation of power among the executive, legislature and judiciary. वहाँ पर separation of powers किस में है, वहाँ पर separation of power है executive, judiciary और legislature में. This system provides stability to the executive and prevents concentration of power in any one branch of the government. उससे उसका फ़ायदा ये है कि वहाँ पर पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हुआ है कि केवल गवर्नमेंट के हाथ में पावर नहीं है. ठीक है, अब थर्ड बात करते हैं हम फ्रांस की. सो फ्रांस है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम विद बोथ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर. फ्रांस में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम. मतलब प्रेसिडेंशियल सिस्टम है लेकिन थोड़ा सा आधा. फ्रांस फॉलोज अ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी. इन दिस सिस्टम द प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड होल्ड सिग्निफिकेंट पावर स्पेशली इन फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस. तो फ्रांस में जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं लोगों से. ठीक है,
वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो प्रेसिडेंट को डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं और प्रेसिडेंट के पास स्पेशल पावर्स होती है, स्पेशली फॉरेन अफेयर्स में और डिफेंस में। एट द सेम टाइम द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेचर, और वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द सिस्टम कंबाइन फीचर्स बोथ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसमें क्या है, इसमें प्राइम मिनिस्टर भी है, प्रेसिडेंट भी है। प्रेसिडेंट के पास जो पावर है वो है फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस की, और जो प्राइम मिनिस्टर के पास जो पावर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास जो पावर है वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर में। सो दोनों चीज़ें हो गई उसमें। अब बात करते हैं रशिया की। रशिया में है फेडरल डेमोक्रेसी विद अ पावरफुल एग्जीक्यूटिव। Russia has a federal democratic system where power is shared between the central government and regional government. रशिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मैंने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बता दिया, जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट की गवर्नमेंट अलग होती है, सेंटर की गवर्नमेंट अलग होती है। स्टेट में चीफ मिनिस्टर अलग चुने जाते हैं, सेंटर में प्राइम मिनिस्टर अलग चुने जाते हैं, ठीक है, और दोनों की पावर्स अलग अलग होती है। द प्रेजिडेंट होल्ड स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव पावर एंड प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन गवर्नेंस। रशिया में प्रेसिडेंट के पास एक स्ट्रॉन्ग पावर है, ठीक है, और उनका एक डोमिनेंट रोल है। ऑल्दो इलेक्शंस आर हेल्ड, द स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंसेस द फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। दो वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, लेकिन जो इन्फ्लुएंस है, ठीक है, वो किसका है, वो आपका जो आपका प्रेसिडेंट है उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। नेक्स्ट है आपकी और लास्ट है आपकी कनाडा। कनाडा में है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, ठीक है। कनाडा में क्या है, आपकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, लेकिन किसके अंडर में, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंडर में। कनाडा फॉलोज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी सिमिलर टू दैट ऑफ इंडिया। कनाडा की जो डेमोक्रेसी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है इंडिया के। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। जैसे हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट, अकाउंटेबल रहता है पार्लियामेंट के, वैसे ही वहाँ पर है। Canada is also a constitutional monarchy where the monarch is the ceremonial head of the state. हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है, वहाँ पर मोनार्क होता है, ठीक है। रियल पावर रेस्ट विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इंश्योरिंग डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। लेकिन जो रियल पावर होती है, जो वहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनके हाथ में होती है। Now, last हम पढ़ते हैं अपना। Although these democratic systems differ in form and structure, they all uphold basic democratic principles such as free and fair elections, rule of law, and protection of fundamental rights. They show that democracy can adapt to different social and political and historical context while maintaining its core value. So democracy में क्या है, democracy में सब कुछ है, ठीक है। democracy for the people, of the people, by the people, everything, ठीक है। फ्रीडम होती है आपको, इक्वालिटी होती है आपको डेमोक्रेसी में। एंड डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पे इंडिया में इट्स इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता है, हेड ऑफ पार्लियामेंट होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, प्रेसिडेंट हमारे नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा डेमोक्रेसी वाला चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। कोई पॉलिटिकल कमेंट्स नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग केवल पॉलिटी पढ़ रहे हैं समझने के लिए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। ये सारे के सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक पिंड कमेंट में है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करो और अच्छे से पढ़ाई करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।